नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब शरद पवार, जो कि पूर्व एनसीपी चीफ रहे हैं, आजकल तो अजीत पवार के पास चली गई है, लेकिन शरद पवार बड़े लीडर हैं। उनका पोता जो है रोहित पवार, उसके 20 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। ये जो रेड हुई है, ये चीनी मिलों की अनियमितता, चीनी मिलों के घोटाले को लेकर हुई है। और आपको ये भी बता दूं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ये सब कार्रवाई ईडी ने की है। एक एफआईआर दर्ज हुई थी बॉम्बे कोर्ट के आदेश पर। ये 2019 में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा जो है, आर्थिक अपराध शाखा, उसने एक एफआईआर दर्ज की थी कि सरकार के चलते किस तरह से सरकार में और कई कंपनी धारकों ने जो शुगर मिले थी उनको बेच दिया था, लोन ले रखा था बैंक से ताकि वो लोन ना चुकाना पड़े, और औने पौने दाम में बेचकर पैसे को इधर उधर कर दिया। जिनके पैसे सहकारी बैंकों में लगे थे वो पैसा डूब गया, सरकार का पैसा डूब गया, और इसमें फायदे में रहे कुछ उद्योगपति। इसको लेकर मुंबई अपराध शाखा ने, आर्थिक अपराध शाखा ने 2019 में एक एफआईआर दर्ज की थी। और उसकी जब जांच की तो पाया कि वाकई में शुगर मिल में जो पैसे लगे वो सहकारी बैंकों के, उसमें सब गठजोड़ था और एक बहुत बड़ा घोटाला था। और इसके बाद ये एफआईआर की जांच हुई, कोर्ट में सबमिट हुआ, तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया। और ये जो है अगस्त 2022 में इसको आगे जांच के लिए कहा, तो ईडी की इसमें एंट्री होती है और ईडी हाई कोर्ट के आदेश पर यह सब कर रहा है। लेकिन शरद पवार के पोते के ठिकानों पर रेड हो रही है। इसको सुनते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह माना जाता है कि शरद पवार, उनको भीष्म पितामह, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भीष्म पितामह की संज्ञा दी गई है। उनके बिना तो महाराष्ट्र का कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज आप देखिए, उनकी पार्टी के टुकड़े हो गए, अजीत पवार के पास ज्यादातर पावर पहुंच गई। और आज जो चाचा हैं शरद पवार, वो इस हाल में है कि अब बचे कुचे एक दो उनके पास, कुछ एमएलए, एक सांसद, उनकी बेटी, एक खुद हैं वो, बस ये सब एक दो लोग बचे हैं, बाकी सब तो गए। तो आज उस असहाय स्थिति में है। लेकिन अब ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने जिस तरह की चीजें खंगाली हैं, उसमें सूत्र ये कह रहे हैं कि कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो अब ये हो सकता है कि ये जो रोहित पवार हैं, ये अगले कुछ दिनों में आपको जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई दें। पोते पर कार्रवाई हुई है, ये विधायक रहे हैं, और जिस तरह का बारामती एग्रो का मामला सामने आया, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती में 6 जगह लगभग तलाशी हुई, कई ठिकानों पर रेड हुई। इसमें राज्य की शुगर मिल को बेचने का जो आरोप लगा है, इसके अलावा आप देखें, ये आरोप जो है पहले कई राजनीतिक दलों के नेताओं पे भी लगे हैं। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है इस समय, अब महाविकास अघाड़ी सरकार में जो गठबंधन चल रहा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, एनसीपी थी और कांग्रेस थी, अब आप देखेंगे कि इन सबके पत्ते खंगाले जा रहे हैं, इन सबकी जो फाइलें हैं वो खंगाली जा रही हैं। जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके शासनकाल में जिस तरह के अपराध हुए, आपको याद होगा, जो सचिन वाजे एक एपीआई था, वो बताया, उसने लिखित में दिया बाकायदा कि 100 करोड़ रुपए सरकार में उगाही चलती थी उनके थ्रू, और ये कहा जाता था कि बार होटलों से उगा के लाओ। किसको देते थे? गृह मंत्री को देते थे। गृह मंत्री किसका था? एनसीपी का था। अब वो एनसीपी के उनको देते थे, अब एनसीपी का जो गृह मंत्री था वो किसको देता था? वो तो वही बताएगा। तो मामला जुड़ता है, इशारा जाता है शरद पवार की तरफ। नाम अभी तक शरद पवार का नहीं लिया, लेकिन लोग समझते तो हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि शरद पवार की पार्टी का एक विधायक जो गृह मंत्री बना है, वो शरद पवार के इशारे के बिना, उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला कर देगा कि 100 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक संभावना जताई जा रही है। और इसी तरह जो शुगर फैक्ट्रियों का घोटाला है, इसमें भी ये माना जा रहा है कि शरद पवार की कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संलिप्तता या सहमति, कुछ भी हो सकता है। और ये जब चीजें आगे चलेंगी तो इसके तार भी शरद पवार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उद्धव ठाकरे को लेकर भी आपको बता दूं कि आप मेरी बात याद करना कि अभी आप राम मंदिर का उद्घाटन होने दीजिए, और ये फरवरी महीना जब चालू होगा, उसके बाद भी 1 महीने तक वो पूरा माहौल देश के अंदर रहेगा राम में। आप फरवरी में देखेंगे कि फरवरी के मध्य से एक्शन शुरू होगा, और उद्धव ठाकरे का बेटा जो आदित्य ठाकरे है, वो भी कई मामलों में अब जांच चल रही, घोटालों की जांच चल रही है। नगर पालिका के द्वारा कुछ चीजें करी गई हैं, टेंडर दिया गया था,
आपको याद होगा बीएमसी ने टेंडर छोड़ा था कोरोना में, और कोरोना काल में फर्जी हॉस्पिटलों के बिल, फर्जी जहां डॉक्टर नहीं थे उसका टेंडर देना, उसमें आदित्य ठाकरे जो उद्धव के बेटे हैं उनका नाम आ रहा था। अब उनसे भी पूछताछ होगी, घोटाले की जांच आगे चलेगी। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि रश्मि शुक्ला वो डीजीपी बना दी गई हैं महाराष्ट्र की, और रश्मि शुक्ला वो हैं जो पुलिस में महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस की, विजिलेंस की हेड थी, और उन्होंने कुछ टेप किए थे वार्तालाप जो पुलिस वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा महाविकास अघाड़ी सरकार में चल रहा था। उस समय उद्धव ठाकरे के इशारे पर रश्मि शुक्ला के खिलाफ ही एफआईआर करा दी गई, और उनको फिर जो है इतना तक हो गया कि उनको सजा के तौर पे एक छोटे ऑफिस में भेज दिया। बाद में गृह मंत्रालय केंद्र का एक्शन में आया और उस अफसर को दूसरी जगह भेज दिया गया था वहां से, और अब जो है डीजीपी बनाकर भेजा गया है। तो समझिए उनके पास पूरी कुंडली महाविकास अघाड़ी सरकार में जो जो घोटाले हुए हैं, पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस सब की कुंडली रश्मि शुक्ला के पास है। आपको याद होगा रश्मि शुक्ला ने ही एक पेन ड्राइव दिया था देवेंद्र फडणवीस को, और देवेंद्र फडणवीस ने वो पेन ड्राइव गृह मंत्रालय में दिया था। यानी वो एक अभी पेंडिंग केस है, उसमें पूरी कुंडली है, और अब वो जो कुंडली है वो खुलेगी कब? जैसा मैंने कहा फरवरी में कुंडली खुलने वाली है। तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला, दिशा सालियान की हत्या का मामला, इसमें एसआईटी का गठन हुआ है अभी दिशा सालियान वाले मामले में, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। परमबीर सिंह, आपको याद होगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर, अब तो नहीं है, पूर्व थे, उनका भी अभी प्रकटीकरण होना है, और वो अभी कहीं अज्ञात स्थान पर है। तो वो प्रकट होंगे, और जब वो प्रकट होंगे तो निश्चित जानिए वो सरकारी गवाह बनेंगे, और बहुत बड़े घोटाले का खुलासा और बहुत बड़े बड़े अपराधों का खुलासा ये होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये कहीं टिकते दिखाई नहीं देंगे, और इसी लपेटे में आप देखेंगे कांग्रेस भी आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस भ्रष्टाचार में मौन सहमति दे रही थी। जो अपराध हो रहे थे, जो ड्रग का कारोबार फैल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, इस सब में ये तो माना ही जाएगा कि जब तीनों दलों की सरकार थी तो जिम्मेदारी तो तय होगी। यानी बहुत बड़े बड़े केस खुलने जा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, क्योंकि राम मंदिर के पहले ये नहीं कोई चाहता है कि बाकी तरफ खबरों में ध्यान लोगों का जाए। 24 का चुनाव जो होगा वो बड़ा जोरदार होने वाला है लोकसभा का, और जब भी इसकी तैयारी शुरू होंगी लगभग मार्च के आसपास होंगी, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि कई बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे, और इनके बड़े बड़े घोटाले और अपराध आपको एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि इस सब मामले में अब महाविकास अघाड़ी सरकार के जो घटक थे, कांग्रेस है, वो तो कहेगी साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं था। और अगर बात करते थे शिवसेना की, तो शिवसेना के जो विधायक थे वो भी ये कहते थे कि साहब उद्धव ठाकरे तो मिलते नहीं है और वहां हमारी कोई सुनता नहीं है। लेकिन अब जो है चीजें जो खुलकर सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं, उसमें निश्चित जानिए कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके अपराधियों का हुआ क्या। तो महाराष्ट्र में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, शरद पवार हमेशा अपने आप में इस तरह से रहे हैं कि भाई वो उनके एक पावर है, और पावर के कारण उनका एक वोट बैंक है, और वोट बैंक के कारण उनकी पूछ होती है सब जगह। तो अभी तक वो उनका मान सम्मान रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी में ही अपने भतीजे को दरकिनार करके अपनी बेटी को आगे करने की कोशिश की थी, उसी में परिवार का आपस का झगड़ा हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ, ज्यादातर लोगों ने महसूस किया कि शरद पवार जिस तरह की चाल चल रहे हैं, कि मतलब सोनिया गांधी से लड़कर अलग हुए थे, कांग्रेस की विचारधारा से लड़कर अलग हुए थे, लेकिन निजी स्वार्थ में अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर से कांग्रेस से समझौता कर लिया। अब वो समझौता करा तो ठीक है, लेकिन पार्टी की कमान फिर अपनी बेटी को ही देना चाहते थे। ये सब अंदर अंदर चल रहा था, और इसीलिए अजीत पवार अलग हो गया। अब इसका फल ये होगा कि अब बीएमसी के चुनाव जब महाराष्ट्र में होंगे और लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, इस सब में आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ा दल बनकर के उभरेगा, और एनसीपी अजीत पवार जो है वो आप देख रहे हैं कि वो भी एक पावर में है, लेकिन जो शरद पवार है वो कहीं अलग थलग खड़े हैं। और इसीलिए शरद पवार के पोते के ठिकानों पर जो रेड हुई उससे हलचल तो जरूर हुई कि देखिए अब ये क्या बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब वो बयान देने की स्थिति में ही है। बस उतना ही बयान शरद पवार ने दिया है कि जी 2024 में उनके एक मंत्री ने बयान दिया, शरद पवार के पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं,
अब तो 2024 का लोकसभा चुनाव है साहब, 400 सीटों का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है, लेकिन जीतेंगे तो है नहीं। मतलब सबका नपातुला एक ही है। हालांकि इनमें से परिवार वालों का कोई बयान नहीं आया है अजीत पवार, शरद पवार के, लेकिन इनके पास एक ही बात है कहने के लिए, मोदी जी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए हमें तो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईडी सूत्र कह रहे हैं कि हमें पुख्ता हमारे पास सबूत हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ कांग्रेस की सरकार में, महाविकास अघाड़ी सरकार में खासतौर पे हुआ, और इन भ्रष्टाचारों में जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके हक को मारकर खाए गए, उसका तो एक ताजा उदाहरण आपने देखा ही। महाविकास अघाड़ी सरकार में किस तरह से पत्रा चाल जो थी उसमें गरीबों के मकान खाली करा दिए गए थे, फ्लैट चाल खाली करा दी और उनको कहा था तुम्हें पक्के फ्लैट बना के नए फ्लैट देंगे, फिर उन्हें दिए नहीं और वो पैसा बेच खाए। संजय राउत भी कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में आप एक बड़ा बवंडर होता हुआ दिखेंगे और बड़े बड़े नेता आपको जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे। वंदे मातरम।